नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, अभी हम लोग कक्षा 9 के हिंदी काव्य का अध्याय जो है 5 पंचवटी यानी 5 वट का समूह जो होता है वहाँ पंचवटी कहलाते हैं। और ये लिखे हैं मैथिली शरण गुप्त जी। पहले हम लोग इनकी जीवनी, साहित्यिक सेवाएं, भाषा शैली और इनका जीवन परिचय देखेंगे। उसके पश्चात हम लोग पंचवटी को पढ़ेंगे। बहुत ही प्यारा ये आप लोग का चैप्टर है पंचवटी, जो बहुत अच्छा लगेगा आप लोग को कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तर भी मंद पवन के झोंकों से। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं कि मैथिली शरण गुप्त जी की जीवनी एवं रचनाओं का उल्लेख कीजिए, ऐसे प्रश्न आएगा। अथवा मैथिली शरण गुप्त की साहित्यिक सेवाओं एवं भाषा शैली पर प्रकाश डालिए, अथवा मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक एवं जीवन परिचय पर प्रकाश डालिए। तो चलिए उत्तर डाल लीजिए आप लोग। जीवन परिचय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी कैसे कवि थे? राष्ट्र कवि। मैथिली शरण गुप्त जी राष्ट्र कवि थे। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म चीरगांव जिला झांसी में सन 1886 ईस्वी में हुआ था। गुप्त जी के पिता का नाम सेठ रामचरण जी था, जो अत्यंत ही सहृदय और कैसे थे? काव्यानुरागी व्यक्ति थे। पिता के संस्कार पुत्र को पूर्णतः प्राप्त थे। इनकी शिक्षा दीक्षा प्रायः घर पर ही हुई थी। हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने संस्कृत, बंगला, मराठी आदि भाषाओं का अध्ययन किया था। आचार्य पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने से इनकी रचनाएं सरस्वती में प्रकाशित होने लगी। द्विवेदी जी की प्रेरणा से ही इनके काव्य में गंभीरता एवं उत्कृष्टता का विकास हुआ। इनके काव्य में राष्ट्रीयता की छाप है। गांधी दर्शन से आप यानी कौन? मैथिली शरण गुप्त जी। तो गांधी दर्शन से आप विशेष प्रभावित हैं। इन्होंने असहयोग आंदोलन में जेल यात्रा भी की है। आगरा विश्वविद्यालय से इनकी हिंदी सेवा पर सन 1948 ईस्वी में डी.लिट की सम्मानित उपाधि से विभूषित किया गया। साकेत नामक प्रबंध काव्य पर इनको मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिल चुका है। आप स्वतंत्र भारत के राज्यसभा में सर्वप्रथम सदस्य मनोनीत किए गए थे। आपकी मृत्यु यानी मैथिली शरण गुप्त जी की मृत्यु 1964 ईस्वी में हुई। अब इनकी रचनाएं देख लेते हैं। गुप्त जी की रचनाएं दो प्रकार की हैं। कुछ मौलिक हैं जो इन्होंने लिखा, अनुवाद किया है, तो अनुदित। मौलिक में जयद्रथ वध, भारत भारती, पंचवटी, नहुस आदि। अनुदित कविताएं हैं मेघनाथ वध, वीरांगना, स्वप्नवास वदत्ता आदि। साकेत आधुनिक युग का प्रसिद्ध महाकाव्य है। इसमें राम कथा को एक नए परिवेश में चित्रित कर उपेक्षित उर्मिला के चरित्र को उभारा गया है। साकेत में उर्मिला के चरित्र को, उर्मिला कौन थी? लक्ष्मण की पत्नी। यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का
क्या किया गया है? यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का चित्रण किया गया है। जो साकेत है उसमें लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला के चरित्र को उभारा गया है और यशोधरा में बुद्ध के चरित्र का चित्रण हुआ है। यह एक चंपू काव्य है। चंपू काव्य मतलब गद्य पद्य दोनों रहता है, उसको बोलते हैं चंपू काव्य। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग नोट कर लेना कि लिख लेना चंपू काव्य किसे कहते हैं। फिर नीचे लिख लें जिसमें गद्य और पद्य दोनों हो उसको चंपू काव्य कहते हैं। जिसमें गद्य और पद्य दोनों में रचना की गई है। भारत भारती गुप्त जी की सर्वप्रथम खड़ी बोली की राष्ट्रीय रचना है, जिसमें देश की अधोगति का बड़ा ही मार्मिक एवं हृदय स्पर्शी चित्रण किया गया। भारत भारती की लाइनें जो ना कि गाई जाती थी उस समय आंदोलन के समय, आज़ादी के समय, तो एकदम देश में एक लहर उठ जाती थी और वो गाते हुए ही लोग निकल पड़ते थे देश की आज़ादी के लिए। ठीक है, अब हम लोग इनकी काव्यगत विशेषताएं, हेडिंग डाल लीजिए काव्यगत विशेषताएं। अब उसमें भाव पक्ष लिखिए। पहले नंबर पे लिखिए गुप्त जी की कविता के वर्ण विषय मुख्यतः भक्ति, राष्ट्र प्रेम, भारतीय संस्कृति और समाज सुधार है। इनकी धार्मिकता में संकीर्णता का आरोप नहीं किया जा सकता। तीसरा, ये भारतीय संस्कृति के सच्चे पुजारी हैं। चौथा लिख लीजिए गुप्त जी लोक सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। गुप्त जी लोक सेवा को सर्वोपरि मानते हैं। इनके हृदय में नारी जाति के प्रति अपार आदर और सहानुभूति है। राष्ट्र प्रेम तो गुप्त जी के शब्द में भरा है। इनकी राष्ट्रीयता पर गांधीवाद की पूरी छाप है, मतलब गांधी जी का असर इनकी राष्ट्रीयता पर पूरा पड़ा। इनकी रचनाओं में समाज सुधारवादी दृष्टिकोण भी दिखलाई पड़ता है। गुप्त जी के प्रकृति चित्रण में सरसता एवं सजीवता है। मनोभावों के चित्रण में गुप्त जी को विशेष दक्षता प्राप्त है। संवादों की अभिव्यक्ति अत्यंत ही सरल तर्क व्यंग्य से युक्त है। गुप्त जी के प्रकृति चित्रण में सरसता एवं सजीवता है। मनोभावों के चित्रण में गुप्त जी को विशेष दक्षता प्राप्त है। संवादों की अभिव्यक्ति अत्यंत ही सरल तर्क व्यंग्य से युक्त है। अब कला पक्ष हेडिंग डाल के लिखिए भाषा और शैली, मतलब भाषा शैली के बारे में जानना है। तो गुप्त जी की भाषा शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, जिसका विकास धीरे धीरे हुआ है। इनकी प्रारंभिक काव्य रचनाओं में गद्य की भांति शुष्कता है, किंतु बाद की रचनाओं में सरसता और मधुरता अपने आप आ गई है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। शब्द चयन में भी ये काफ़ी कुशल हैं। उसमें मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से चार चांद लग गए हैं। भाषा में प्रसाद गुण की प्रधानता है। कहीं कहीं तुक मिलाने के प्रयास में इन्हें शब्दों को विकृत भी करना पड़ा है, जो कभी कभी खटक जाता है। अब काव्य रचना की दृष्टि से गुप्त जी की शैली चार प्रकार की है। भावात्मक शैली, उपदेशात्मक शैली, गीत नाट्य शैली, प्रबंधात्मक शैली। तो काव्य रचना की दृष्टि से गुप्त जी की शैली के बारे में लिखना आप लोग। तो झंकार तथा अन्य गीत का भावात्मक शैली में है। उपदेशात्मक में भारत भारती गुरुकुल, और गीत नाट्य शैली में यशोधरा, सिद्धराज, नहुस आदि। प्रबंधात्मक शैली में साकेत, पंचवटी, जयद्रथ वध आदि। और रस छंद अलंकार के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि गुप्त जी के काव्य में वीर, रौद्र, अब वीर रस है भारत भारती में, तभी तो सबके अंदर जोश आ जाता था। सब लोग आज़ादी की लड़ाई में शामिल होकर लाइन से गाते हुए चलते थे। रौद्र, हास्य आदि सभी रसों का सुंदर परिपाक हुआ है। गुप्त जी ने नए और पुराने दोनों प्रकार के छंद अपनाए हैं। हरिगीतिका गुप्त जी का अत्यंत ही प्रिय छंद है। गुप्त जी की कविता में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, विषयोक्ति, संदेह, यमक, श्लेष, अनुप्रास आदि अलंकारों की प्रधानता है। विशेषण, विपर्यय और मानवीकरण आदि नए ढंग के अलंकार भी इनकी रचनाओं में छायावाद के प्रभाव के कारण आ गए हैं। और साहित्य में स्थान लिख लीजिए कि
गुप्त जी आधुनिक हिंदी काव्य जगत के अनुपम रत्न हैं। ये सही अर्थों में राष्ट्र कवि थे। इन्होंने अपनी प्रेरणादायक और उद्बोधक कविताओं में राष्ट्रीय जीवन में चेतना का संचार किया है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।